अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के दूसरे हिस्से के 25वें बाब को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मुझे एक एतराफ़ करना है। अलीशा ने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं उसे गौर से देखते हुए आगे बढ़ा। मैं कल जब सोहो में था तो आपकी पुरानी गैलरी से गुजरा। मैं अंदर चला गया। मैनेजर काफ़ी मेहरबान था कि उसने मुझे आपका कुछ काम दिखाया। क्या वो आपका पुराना दोस्त है, जेन फिलिक्स मार्टिन? मैं जवाब का इंतजार कर रहा था। कोई जवाब नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपनी राजदारी पर हमला नहीं समझेंगी। शायद मुझे पहले आपसे मशवरा करना चाहिए था। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगी। कोई रद्द अमल नहीं। मैंने एक दो पेंटिंग्स देखी हैं जो मैंने पहले नहीं देखी थी, आपकी माँ की और आपकी खाला लिडिया रोज की। अलीशा ने आहिस्ता से अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा तासुर था जो मैंने पहले नहीं देखा था। मैं उसे बिल्कुल भी सह नहीं पाया। क्या वो तफरीही पेंटिंग थी? मेरी वाजिया दिलचस्पी के अलावा आपके थेरेपिस्ट की हैसियत से मेरा मतलब है, मैंने पेंटिंग को जाती सतह पर असरअंदाज पाया। वो इंतहाई ताकतवर तस्वीरें हैं। अलीशा ने आंखें नीची कर ली। वो दिलचस्पी खो रही थी। मैं साबित कदम रहा। एक दो चीजें समझ नहीं आई। आपकी वालदा के कार हादसे की पेंटिंग में आप गायब हैं। आपने खुद को कार में पेंट नहीं किया, हालांकि आप वहां थी। खामोशी। इसका मतलब है कि आप उसे सिर्फ अपनी माँ का ही अलमिया समझती हैं क्योंकि वो मर गई। लेकिन दर हकीकत उस गाड़ी में एक छोटी बच्ची भी थी। एक ऐसी बच्ची जिसके एहसास मरहूमी के बारे में मुझे शुबा है कि ना तो उसकी तौसीक हुई और ना ही मुकम्मल तजर्बा। अलीशा ने सर हिलाया। उसने मेरी तरफ देखा। ये एक जुर्रतमंदाना नजर थी। मैं किसी काम से था, मैं वो करता रहा। मैंने जैन फिलिक्स से आपके सेल्फ पोर्ट्रेट और एलिस्टस के बारे में पूछा, उसके मैनी के बारे में, और उसने मशवरा दिया कि मैं उस पर एक नज़र डालूं। मैंने ड्रामे की कॉपी निकाली और उसे कॉफी टेबल पर फेंक दिया। अलिशा ने उसकी तरफ देखा। वो क्यों नहीं बोलती? एडमिस्ट्रेस भी यही पूछता है, और मैं आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूँ अलिशा। ऐसा क्या हुआ जो आप कह नहीं सकती? खुद को खामोश रखने की क्या वजह है? अलीशा ने अपनी नजरें बंद कर ली। मुझे गायब कर दिया। बातचीत खत्म। मैंने उसके पीछे वाले क्लॉक पर नजर डाली। सेशन तकरीबन खत्म हो चुका था। चंद मिनट ही बाकी थे। मैं अब तक अपनी चाल का पत्ता संभाल रहा था, और मैंने उसे घबराहट के एहसास के साथ खेला जिसकी मुझे उम्मीद थी कि ये जाहिर नहीं था। जैन फिलिक्स ने एक तजवीज पेश की जो मैंने सोचा कि बहुत अच्छी है। उसने कहा कि तुम्हें पेंटिंग करने की इजाजत मिलनी चाहिए। क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगी? हम आपको कैनवस, ब्रश और पेंट के साथ एक निजी जगह भी फराहम कर सकते हैं। अलीशा ने आंखें झपकाईं। उसकी आंखें खुल गईं। यूं लगा जैसे उसके अंदर कोई लाइट जल गई हो। वो एक बच्चे की आंख थी, चौड़ी और मासूम, हकारत और शक से पाक। उसके चेहरे पर रंग उड़ते दिखाई दे रहे थे। अचानक वो हैरत अंगेज तौर पर जिंदा दिखाई देने लगी। मैंने प्रोफेसर डोमोडोस से बात की थी। वो इस पर राजी हो गए हैं, और इसी तरह रोवेना भी। अब ये आप पर मुनहसर है अलीशा। आप क्या सोचती हैं? मैंने इंतजार किया। उसने मुझे घूरा, और फिर आखिरकार मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। एक वाजिया रद्द अमल, एक निशानी जिससे मुझे पता चलता कि मैं सही रास्ते पर था। वो एक छोटी सी हरकत थी, वाकई छोटी, फिर भी जैसे कोई आवाज बुलंद हुई हो। अलीशा मुस्कुराई। 26वां बाब। कैंटीन ग्रो का सबसे गर्म कमरा था। पाइपिंग की गर्म रेडिएटर्स दीवार पर कितार में लगे हुए थे, और इनके करीब तरीन नशिस्त हमेशा पहले ही भर जाती थी। दीवारों का खाना मसरूफ तरीन खाना था, जिस पर अमला और मरीज साथ साथ खाते थे। खाने पीने वालों की बुलंद आवाजों ने एक हम आहंगी का शोर पैदा किया, जो कि गैर आरामदेह जोशो खरोश से पैदा हुआ। जब तमाम मरीज एक ही जगह इकट्ठे हों, दो खुश मिजाज करेबियन औरतों की हंसी और बातचीत की आवाज सुनाई दी। जब इन्होंने मैश फिश
चिप्स और चिकन का शोरबा पेश किया, जिनकी खुशबू उनके जायके से बेहतर थी। मैंने मछली और चिप्स को 3 बकारी पकवानों में से सबसे कम नुकसानदेह चीज के तौर पर मुंतखब किया और बैठने के रास्ते में एल्फ के पास से गुजरा। वो अपने ग्रोह में बैठी हुई थी, जो कि सख्त तरीन मरीजों का जत्था नजर आता था। जब मैं उसकी मेज के पास से गुजरा तो वो खाने के बारे में शिकायत कर रही थी। मैं ये गंदगी नहीं खाऊंगी। उसने अपनी ट्रे को धकेल दिया। उसकी दाएं तरफ के मरीज ने ट्रे को अपनी तरफ खींचा, उसे एल्फ के हाथों से छीनने की कोशिश की, लेकिन एल्फ ने उसके सर पर वार किया। लालची कुत्तिया, एल्फ चिल्लाई, वापस करो मुझे। उस मेज के इर्द गिर्द कैकों की गूंज फैल गई। एल्फ ने अपनी प्लेट वापस खींची और नए जायके के साथ अपने खाने में मगन हो गई। मैंने देखा कि कमरे के पिछले हिस्से में एलिशिया अकेली बैठी थी। वो एक छोटी सी मछली को किसी भूख की कमी का शिकार परिंदे की तरह चुन रही थी। उसे प्लेट में घुमा रही थी, लेकिन उसे मुंह तक नहीं ला रही थी। मैं उसके साथ बैठने की आधी लालच में था, लेकिन उसके खिलाफ फैसला किया। शायद अगर वो ऊपर देखती और आंख से राब्ता करती तो मैं वहां चला जाता, लेकिन उसने अपनी नजरें नीची रखी, जैसे अपने इर्द गिर्द और आसपास के लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हो। मेरा वहां जाना राजदारी पर हमला करने की तरह महसूस हुआ। लिहाजा मैं सब मरीजों से कुछ फासले पर एक मेज के आखिर में बैठ गया और अपनी मछली और चिप्स खाने लगा। मैंने मछली का सिर्फ एक नवाला खाया, जो बेजायका थी। मछली दोबारा गर्म की गई थी और बीच में ठंडी भी थी। मैंने एल्फ के एतराज से इत्तेफाक किया। मैं उस कूड़ेदान में डालने ही वाला था कि कोई मेरे सामने बैठ गया। मुझे हैरत हुई कि वो क्रिश्चियन था। ठीक हो? उसने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, और तुम? क्रिश्चियन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बड़े अज़म के साथ चावल और सालन खाने पर पुरजोश नजर आया। वो किसी पत्थर की तरह सख्त थे। मैंने अलीशिया से पेंटिंग करवाने वाले तुम्हारे मंसूबे के बारे में सुना, उसने भरे हुए मुंह से कहा। मैं देख रहा हूं कि खबरें तेजी से सफर कर रही हैं उस जगह पर। तुम्हारा ख्याल है? मैं हिचकिचाया। हाँ, मुझे लगता है कि ये उसके लिए अच्छा है। क्रिश्चियन ने मुझ पर एक मशकूक नजर डाली। मोहतात रहो। वार्निंग के लिए शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बॉर्डर्स लाइन गुमराह कन होती हैं। यहां भी यही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ बेहतरी आ सकती है। वो मुझे गुमराह नहीं करेगी, क्रिश्चियन। वो हंसा। मुझे लगता है कि वो ये पहले ही कर चुकी है। तुम उसे वही दे रहे हो जो वो चाहती है। मैं उसे वो दे रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है। इसमें फर्क है। तुम कैसे जानते हो उसे किस चीज की जरूरत है? तुम उसकी हद से ज्यादा निशानदही कर रहे हो, जो साफ साफ नजर आ रहा है। वो एक मरीजा है। क्या तुम ये नहीं जानते? मैंने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश की और घड़ी की तरफ देखा। मुझे जाना है। मैंने खड़े होकर अपनी ट्रे उठाई और चलना शुरू कर दिया, लेकिन क्रिश्चियन ने मुझे पीछे से आवाज दी। वो तुम्हें उकसाएगी थियो। तुम सिर्फ इंतजार करो। फिर ये मत कहना कि मैंने तुमको खबरदार नहीं किया था। मुझे झिंझलाहट महसूस हुई और वो झिंझलाहट पूरा दिन मेरे साथ रही। काम के बाद मैं घरों से निकला और सिगरेट का एक पैकेट खरीदने के लिए सड़क के आखिरी छोटी दुकान पर गया। मैंने मुंह में सिगरेट डाला, उसे जलाया और लंबा कश लिया। मैं क्या कर रहा था वह मुश्किल समझ रहा था। मैं सोच रहा था कि क्रिश्चियन ने क्या कहा था। मेरा ज़हन उन बातों पर उलझा हुआ था। जब कारें तेजी से गुजर रही थी, बॉर्डर लाइंस गुमराह कन होती है, मैंने उसे कहते सुना। क्या यह सच था? क्या इसीलिए मैं इतना गुस्से में था? क्या अलीशा ने मुझे जज्बाती तौर पर गुमराह किया था? क्रिश्चियन ने वाजिया तौर पर ऐसा सोचा था, और मुझे कोई शक नहीं था कि ड्यूमोडोस को भी इस पर शक है। क्या वो सही थे? अपने ईमान को देखते हुए मुझे इत्मीनान महसूस हुआ कि जवाब नफी में था। मैं अलीशिया की मदद करना चाहता था। हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में मारूजी रहते, मोहतात रहते, एहतियात से चलने और मजबूत हदूद को बरकरार रखने के काबिल भी था। मैं गुस्से में था। पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अगरचे मैं ये तस्लीम नहीं करूंगा, यहाँ तक कि अपने आप से भी। मैंने जैन फिलिक्स को गैलरी में बुलाया। मैंने पूछा कि एलिशा की आर्ट के मवाद
اس کی پینٹ، برش اور کینوس کہاں ہیں؟ کیا وہ سب سٹوریج میں ہیں؟ تھوڑا توقف کے بعد اس نے جواب دیا، نہیں، اصل میں اس کا سارا سامان میرے پاس ہے۔ آپ کے پاس؟ جی ہاں۔ میں نے عدالتی کارروائی کے بعد اس کے اسٹوڈیو کو صاف کر دیا تھا اور اس کے تمام ابتدائی خاکے، نوٹ بکس، ایسل، تیل اور دیگر قابل چیزوں کو الگ سے رکھ دیا۔ میں یہ سب اس کے لیے محفوظ کر رہا ہوں۔ آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو کیا آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے؟ علیشا کو پینٹنگ کرنے دیں گے؟ جی ہاں۔ اس سے کچھ اشارہ ملے گا یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے۔ اوہ، اس سے کچھ نہ کچھ تو ملے گا، آپ دیکھیں گے۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے تیار شدہ پینٹنگ کو دیکھنے دیں۔ اس کی آواز میں بھوک کا ایک عجیب تاثر تھا۔ میرے سامنے اس اسٹور روم میں علیشا کی تصویروں کا اچانک ایک عکس ابھرا، جیسے وہ سب تصویریں کمبل میں بچوں کی طرح لپٹی ہوئی تھیں۔ کیا وہ واقعی ان کو اس کے لیے محفوظ رکھ رہا تھا، یا اس کے لیے ان کا کھو جانا وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ کیا آپ مواد کو گروہ میں رکھنے پر اعتراض کریں گے؟ میں نے کہا، کیا یہ آسان ہوگا؟ اوہ، وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ میں نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا۔ میں نے خود کو اس کا بچاؤ کرتے ہوئے پایا۔ اگر یہ آسان ہو تو میں انہیں یہاں سے اٹھا سکتا ہوں۔ ہاں ہاں، شاید یہ بہتر ہوگا۔ جین فیلکس وہاں آنے سے ڈر گیا، علیشیا کو دیکھنے سے ڈر گیا۔ کیوں؟ اس کے درمیان کیا تھا؟ ایسا کیا تھا جس کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا؟ 27واں باب۔ تم اپنے دوست سے کس وقت مل رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ 7 بجے، ریہرسل کے بعد، کیتھی نے اپنا کافی کا کپ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ اگر تم کو اس کا نام یاد نہیں ہے تھیو، تو اس کا نام نکول ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جمائی لی۔ کیتھی نے مجھ پر ایک نظر ڈالی۔ تم جانتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم کو اس کا نام یاد نہیں ہے۔ وہ میری بہترین دوستوں میں سے ایک ہے، اور تم اس کو پارٹی میں بھی گئے تھے۔ یقیناً مجھے نکول یاد ہے، میں بس اس کا نام بھول گیا تھا۔ کیتھی نے آنکھیں موند لی۔ تمہاری مرضی، نشے باز، میں نہانے جا رہی ہوں۔ وہ باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ میں اندر سے مسکرایا۔ 7 بجے۔ 6:45 بجے دریا کے ساتھ جنوبی کنارے پر واقع کیتھی کی ریہرسل والی جگہ کی طرف چل پڑا۔ میں ریہرسل کے کمرے والے رستے میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا، داخلی دروازے سے دور، اس لیے کہ اگر وہ جلدی چلی گئی تو مجھے فوری طور پر دیکھ نہ پائے۔ ہر بار میں نے اپنا سر گھمایا اور اپنے کندھوں پر نظر ڈالی، لیکن دروازہ سختی سے بند رہا۔ پھر 7:05 پر دروازہ کھولا۔ بلڈنگ سے نکلتے ہی اداکارہ کے متحرک گفتگو اور کہکوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ لوگ 2-3 کے گروہوں میں باہر نکلتے اور گھومتے نظر آئے۔ کیتھی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے 5 منٹ اور انتظار کیا۔ 10 منٹ۔ لوگوں کے ہنگامہ آرائی رک گئی اور کوئی باہر نہ نکلا۔ وہ مجھ سے چھوٹ گئی ہوگی، وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی چلی گئی ہوگی، یا ممکن ہے کہ وہ یہاں آئی ہی نہ ہو۔ کیا وہ ریہرسل کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی؟ میں اٹھا اور داخلی دروازے کی طرف جانے لگا۔ مجھے تسلی کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر وہ اندر ہی تھی اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو میرے یہاں ہونے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ کیا میں اسے سرپرائز دینے آیا ہوں؟ ہاں، میں کہوں گا کہ میں اسے نکول کو رات کے کھانے کے لیے باہر جانے آیا ہوں۔ کیتھی ہچکیاں لے کر باہر نہ نکلنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ جھوٹ بولے گی۔ نکول بیمار ہے، نکول نے پروگرام منسوخ کر دیا ہے، اس لیے میں اور کیتھی اکیلے ایک غیر آرام دہ شام گزاریں گے، ایک اور لمبی خاموش شام۔ میں داخلی دروازے پر پہنچا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے زنگ آلود سبز ہینڈل کو پکڑا اور دروازہ کھولا۔ میں اندر چلا گیا۔ ٹوٹے ہوئے کنکریٹ کے اندرونی حصے سے گیلی بو آ رہی تھی۔ کیتھی کی ریہرسل کی جگہ 4تھی منزل پر تھی۔ اسے ہر روز سیڑھیاں چڑھنے کے بارے میں شکایت تھی، اس لیے میں مرکزی سیڑھیاں پر چڑھ گیا۔ میں پہلی منزل پر پہنچا اور دوسری منزل پر چڑھنا شروع کر رہا تھا کہ میں نے سیڑھیوں پر ایک آواز سنی جو اوپر کی منزل سے آ رہی تھی۔ وہ کیتھی تھی۔
وہ فون پر تھی۔ میں جانتی ہوں، مجھے افسوس ہے، میں تم سے جلد ملوں گی، میں دیر نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، الوداع۔ میں جم گیا۔ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے میں چند سیکنڈ کے فاصلے پر تھے۔ میں کونے کے آس پاس چھپ کر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔ کیتھی مجھے دیکھے بغیر گزر گئی۔ وہ دروازے سے باہر نکلی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں جلدی سے اس کے پیچھے گیا اور بلڈنگ سے باہر نکل گیا۔ کیتھی پل کے پاس تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے مسافروں اور سیاحوں کے بیچ خود کو چھپاتے ہوئے اس کا پیچھا کیا اور اس کو نظروں سے کھوئے بغیر فاصلہ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ پل کو پار کر کے سیڑھیوں سے نیچے ایمبارگمنٹ ٹیوب اسٹیشن چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا، سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی لائن میں سفر کرے گی، لیکن اس نے ٹیوب نہیں لی۔ اس کی بجائے وہ سیدھی اسٹیشن سے گزر کر دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ میں نے پیچھا کیا۔ میں ٹریفک لائٹس میں اس سے چند قدم پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے چیرنگ کراس روڈ پار کیا اور سوہو کی طرف بڑھا۔ میں تنگ گلیوں میں اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس نے پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف رخ کیا، پھر وہ اچانک رک گئی۔ وہ ایک گلی کے کونے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ تو یہ ملاقات کی جگہ تھی، ایک اچھی جگہ جو مرکزی، مصروف اور گمنام تھی۔ میں ہچکچایا اور کونے پر ایک پب میں گھس گیا۔ میں نے خود کو بار میں کھڑا پایا۔ بار کی کھڑکی سے سڑک کے اس پار کیتھی صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ غضبناک داڑھی والے بار کے ویٹرن نے میری طرف دیکھا۔ ہاں، ایک پینٹ گنیز۔ اس نے جمائی لی اور پین لانے باہر کی طرف چل پڑا۔ میں نے کیتھی پر نظر جمائے رکھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے کھڑکی سے نہیں دیکھ پائے گی، چاہے وہ اس کی طرف دیکھ بھی رہی ہو۔ ایک موقع پر کیتھی نے میری طرف دیکھا۔ میرا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، لیکن نہیں۔ اس کی نظریں بھٹک گئیں۔ منٹ گزر گئے اور کیتھی اب بھی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ میں اپنے ڈرنک کا آہستہ سے گھونٹ لیتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اپنا وقت لے رہا تھا۔ کیتھی کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ کیتھی انتظار کرنا پسند نہیں کرتی تھی، حالانکہ وہ خود ہمیشہ دیر پر آتی تھی۔ میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ برہم ہو رہی ہے اور بھویں چڑھ کر اپنی گھڑی دیکھ رہی ہے۔ ایک آدمی اس کی طرف سڑک عبور کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں اس نے گلی کو عبور کیا۔ میں پہلے ہی اس کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ بہت ہی اچھی جسامت والا تھا۔ اس کے سنہری بال کندھے تک لٹک رہے تھے، جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ جیسا کہ کیتھی نے ہمیشہ کہا کہ وہ صرف میرے جیسے ہی کسی سیاہ بالوں اور آنکھوں والے مردوں کو پسند کرتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا۔ لیکن وہ آدمی اس کے دائیں طرف سے مڑ گیا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جلد ہی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ وہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا کیتھی اور میں دونوں ایک ہی سوچ رہے تھے؟ کیا وہ شدید دباؤ میں ایسے ہی کھڑی رہے گی؟ پھر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ مسکرائی۔ اس نے سڑک کے پار نظروں سے اوجھل کسی آدمی کی طرف ہاتھ ہلایا۔ آخر میں نے سوچا، یہ وہی ہے۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ میری حیرت کی بات یہ تھی کہ تقریباً 30 سال کا ایک سنہری بالوں والا، ایک نامکمل طور پر مختصر اسکرٹ اور شاید اونچی ایڑیاں پہنے ہوئے کیتھی کی طرف لپکا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ نیکول تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر بوسوں سے ایک دوسرے کا خیر مقدم کیا۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے باتیں کرتی اور ہنستی ہوئی چلی گئیں، لہٰذا کیتھی نیکول سے ملنے کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے صدمے کے ساتھ اپنے جذبات کا اندراج کیا۔ مجھے اس بات سے بہت سکون ملنا چاہیے تھا کہ کیتھی سچ کہہ رہی تھی۔ مجھے شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں مایوس تھا۔ 28واں باب۔ ٹھیک ہے، آپ کیا سوچتی ہیں الیشیا؟ بہت ساری روشنی۔ کیا یہ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ یوری نئے اسٹوڈیو کو فخر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گولڈن فش باؤل کے ساتھ والی خالی کمرے کو استعمال کرنا چاہیے، اور میں نے اتفاق کیا۔ یہ کمرہ رومینیا کے آرٹ تھراپی روم سے بہتر تھا، جس سے اس کی واضح دشمنی کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ اب الیشیا کا اپنا ایک الگ کمرہ تھا، جہاں وہ جب چاہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے پینٹ کرنے کے لیے آزاد تھی۔ الیشیا نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی ایسل کو کھول کر کھڑکی کے پاس لگا دیا گیا تھا۔
जहां सबसे ज्यादा रोशनी थी। उसका तेल वाला डब्बा मेज पर खुला पड़ा था। अलीशिया की मेज के करीब आते हुए यूरी ने मुझे आंख मारी। वो इस पेंटिंग स्कीम के बारे में पुरजोश था और मैं उसकी हमायत के लिए शुक्रगुजार था। यूरी एक कारआमद मददगार था क्योंकि वो अमले का अब तक सबसे मकबूल रुकन था, खास तौर पर मरीजों में। उसने मुझे ये कहते हुए सर हिलाया, गुड लक, अब आप अकेले हैं। फिर वो चला गया। उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया, लेकिन अलीशिया ने उसे नहीं सुना। वो अपनी ही दुनिया में थी, मेज पर झुकी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी पेंटिंग का जायजा ले रही थी। उसने सेबल के ब्रश उठाए और उन पर हाथ फेरा जैसे वो नाजुक फूल हों। उसने तेल की 3 ट्यूब्स को खोल लिया, पर्शियन ब्लू, इंडियन येलो, कैडमियम रेड, और इन्हें कितार में रख दिया। वो एसल के पास खाली कैनवस की तरफ मुतवज्जा हुई। उसने गौर किया, वो काफी देर तक वहीं खड़ी रही। ऐसा लगता था कि वो एक जादुई दुनिया में दाखिल हो रही है। एक ख्वाब भी थी। उसका दिमाग कहीं और था और वो किसी तरह फरार होने के बाद इस कैद खाने से बहुत आगे का सफर तय कर चुकी थी, जब तक कि वो वापस मेज की तरफ मुतवज्जा नहीं हुई। उसने प्लेट पर कुछ सफेद रंग निचोड़ा और उसे थोड़ा सुर्ख रंग के साथ मिलाया। उसको पेंट ब्रश के साथ रंग मिलाने थे। उसके ग्रोह पहुंचते ही स्टेफनी की तरफ से उसके पेंट कैनवस वाज़िया वजूहात की बिना पर फौरी तौर पर जब्त कर लिए गए थे। अलीशिया ने ब्रश को कैनवस पर उठाया और एक निशान बनाया, सफेद जगह के वसत में रंग का एक ही सुर्ख निशान। उसने एक लम्हे के लिए उस पर गौर किया, फिर एक और निशान बनाया, एक और वो जल्द ही बगैर किसी तौक़ुफ़ और हिचकिचाहट के हरकत की मुकम्मल रवानी के साथ पेंटिंग कर रही थी। ये अलीशिया और कैनवस के दरमियान एक तरह का रक्स था। मैं वहीं खड़ा था, खाक के देख रहा था जो वो बना रही थी। मैं खामोश रहा, सांस लेने की हिम्मत मुश्किल से हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दोस्ताना माहौल में मौजूद हूँ, किसी जंगली जानवर को जन्म देते हुए देख रहा हूँ। अगरचे अलीशा मेरी मौजूदगी से वाकिफ थी, लेकिन उसे कोई एतराज नहीं था। वो कभी कभार पेंटिंग करते हुए ऊपर देखती और मेरी तरफ भी देखती, तकरीबन गोया वो मेरा मुतालिया कर रही थी। अगले चंद दिनों में पेंटिंग ने आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर ली, जो तकरीबन खाकों से शुरू हुई थी, लेकिन बढ़ती हुई तफसील के साथ फिर ये कैनवस से कदीम तस्वीरी हकीकत पसंदाना चमक के साथ उभर गई। अलीशा ने सुर्ख ईंटों की एक इमारत, एक हॉस्पिटल, बिलाशुबा ग्रो पेंट किया था। ये आग थी जो जमीन पर जल रही थी। आग से बचने पर 2 अदादो शुमार काबिल फहम थे, एक मर्द और एक औरत। वो औरत बिलाशुबा अलीशिया थी। उसके सुर्ख बालों का रंग शोलों जैसा था। मैंने उस आदमी को खुद के तौर पर पहचान लिया। मैं अलीशिया को अपने बाजू में उठाए हुए था, उसे हवा में पकड़े हुए था, जबकि आग मेरे टखनों को छू रही थी। मैं ये नहीं बता सका कि आया मुझे अलीशिया को बचाते हुए दिखाया गया है या उसे शोलों में फेंकते हुए। 29वां बाब। ये बेहुदापन है। मैं यहाँ बरसों से आ रही हूँ और इससे पहले मुझे किसी ने पहले कॉल करने को नहीं कहा। मैं सारा दिन इंतजार में खड़ी नहीं रह सकती। मैं एक इंतहाई मसरूफ औरत हूँ। रिसेप्शन डेस्क के पास एक अमरीकी खातून खड़ी थी जो स्टेफनी क्लॉक से ऊंची आवाज में शिकायत कर रही थी। मैंने बारबी हिलमैन को गैब्रियल के कत्ल के हवाले से अखबारों और टीवी कवरेज से पहचान लिया। वो हैम्स्टर्ड में अलीशिया की पड़ोसन थी, जिसने गैब्रियल के कत्ल वाली रात गोलियों की आवाज सुनी थी और पुलिस को फोन किया था। बारबी 60 की दहाई के वस्त में कैलिफोर्निया के सुनहरी बालों वाली औरत थी, या मुमकिना तौर पर उससे बड़ी थी। उसने शनैल नंबर 5 की परफ्यूम लगाई हुई थी और प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी। उसका नाम उसकी जिसामत के मुताबिक था। वो एक चौंका देने वाली बारबी डॉल की तरह लग रही थी। जाहिर है वो जो चाहती थी उसे हासिल करने की आदी थी, इसलिए उसने रिसेप्शन डेस्क पर जोरदार एहतजाज किया। जब मालूम हुआ कि उसे किसी मरीज से मिलने के लिए मुलाकात की जरूरत थी, मुझे मैनेजर से बात करने दो, उसने बड़े इशारे से कहा।
जैसे वो नफ्सियाती यूनिट के बजाय कोई रेस्टोरेंट में हो। ये बेहुदापन है। मैनेजर किधर है? मैं मैनेजर हूँ, मिसेज हिलमैन, स्टेफनी ने कहा। हम पहले भी मिल चुके हैं। ये पहला मौका था जब मैंने स्टेफनी की तरफ से मुबहम तौर पर हमदर्दी महसूस की, वरना जिस तरह बारबी ने दावा बोल दिया था वो काबिले रहम थी। बारबी ने बहुत ज्यादा बातें की और तेजी से की, कोई वक्फा नहीं छोड़ा, अपने मुखालफ को जवाब देने का वक्त नहीं दिया। ठीक है, आपने पहले कभी मुलाकातों के बारे में कुछ नहीं बताया। बारबी जोर से हंसी। खुदा खुदा करो, इससे तो रेस्टोरेंट में मेज हासिल करना आसान है। मैं उनके साथ शामिल हुआ और स्टेफनी की तरफ मासूमियत से मुस्कुराया। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? स्टेफनी ने मुझे गौर से देखा। नहीं शुक्रिया, मैं इंतजाम कर सकती हूँ। बारबी ने कुछ दिलचस्पी से मुझे ऊपर नीचे देखा। तुम कौन हो? मैं थ्यू फीबर, अलीशिया का थेरेपिस्ट। ओह, वाकई? बारबी ने कहा। बहुत अच्छा। वार्ड मैनेजर के बरक्स थेरेपिस्ट वाज़िया तौर पर ऐसी चीज थी जिससे वो ताल्लुक रखती थी। उसके बाद से उसने मुकम्मल तौर पर मुझे कबूल किया और स्टेफनी के साथ ऐसा सलूक किया जैसे वो एक इस्तकबाल करने वाले से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसका मुझे इतराफ करना चाहिए कि मैं खुश हो गया। अगर हम पहले नहीं मिले तो जरूर आप नए होंगे। मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बारबी पहले ही बोल पड़ी। मैं आमतौर पर हर 2 महीने बाद आती हूँ, लेकिन इस बार अच्छी खासी देर हो गई। जैसा कि मैं अमेरिका में अपने खानदान से मिलने गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई मैंने सोचा कि मुझे अपनी अलीशिया से मिलना चाहिए। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अलीशिया मेरी बेहतरीन दोस्त थी, तुम जानते हो? नहीं, मुझे मालूम नहीं है। अरे हाँ, जब वो हमारे करीबी घर में शिफ्ट हो गई तो मैं अलीशिया और गैब्रियल को वहां रहने में मदद की थी। अलीशिया और मैं बहुत करीब थे। हम हर चीज के बारे में एक दूसरे पर एतमाद करते थे। मैं समझ गया। अच्छा। यूरी रिसेप्शन पर नमूदार हुआ और मैंने उसे इशारा किया। मिसेस हिलमैन अलीशिया को देखने आई हैं, मैंने कहा। मुझे बारबी कहो, हनी। यूरी और मैं पुराने दोस्त हैं। उसने यूरी की तरफ आंख मारी। हम एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। वो मसला नहीं है, लेकिन ये औरत। बारबी ने स्टेफनी को मुस्तरद करते हुए उसकी तरफ इशारा किया, जैसे आखिरकार बोलने का मौका मिल गया। मुझे अफसोस है मिसिस हिलमैन, लेकिन आपको पिछले साल यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल की पॉलिसी चेंज हो गई है। हमने अपनी सिक्योरिटी सख्त कर दी है। अब से आपको पहले फोन करना पड़ेगा। ओ खुदा, क्या हम दोबारा इस जिल्लत से गुजरना होगा? अगर मुझे ये सब एक बार में फिर सुनना पड़ा तो मैं चीखूंगी। क्या जिंदगी पहले से ही काफी पेचीदा नहीं है? स्टेफनी ने हार मान ली और यूरी बारबी के आगे चलने लगा। मैं भी इनके पीछे जाने लगा। हम विजिटर रूम में दाखिल हुए और अलीशिया का इंतजार करने लगे। कमरे में एक मेज और 2 कुर्सियां थीं, जिस पर खिड़कियां नहीं थीं, और एक मुरझाई हुई पीली फ्लोरिस्ट लाइट जल रही थी। मैं पीछे खड़ा हुआ और अलीशिया को दूसरे दरवाजे पर नमूदार होते देखा। उसके साथ 2 नर्सें थीं। अलीशिया ने बारबी को देखने पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वो मेज के पास आई और ऊपर देखे बगैर बैठ गई। बारबी बहुत ज्यादा जज्बाती लग रही थी। अलीशिया डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तुम बहुत पतली हो गई हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम कैसी हो? बाहर वो खौफनाक औरत मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही थी। ये एक डरावना ख्वाब था। तो बातें चलती रहीं। बारबी की अहमकाना गुफ्तगू का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला। अपनी माँ और भाई से मिलने के लिए सैन डियागो के सफर की तफसीलात। अलिशिया बस वहीं खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर जैसे नकाब था। ना वो किसी को धोखा दे रही थी, ना ही धोखा खा रही थी। तकरीबन 20 मिनट के बाद मुलाकात का इख्तिताम हुआ। जूरी अलिशिया को वापस ले जाने में उसकी रहनुमाई कर रहा था। वो उतनी ही गैर दिलचस्प दिखाई दी जितनी कि वो आते वक्त थी। मैं बारबी के करीब पहुंचा जब वो ग्रोह से निकल रही थी। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? बारबी ने सर हिलाया, जैसे वो इसकी तवक्का कर रही थी। हम मुझसे एलिशिया के बारे में बात करना चाहते हैं।
اب وقت ہو گیا ہے کہ کوئی مجھ سے بے تکے سوال پوچھے۔ پاگل پولیس کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ الیشیا ہر وقت مجھ پر اعتماد کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں، الیشیا نے مجھے ایسی باتیں بتائیں جن پر آپ یقین نہیں کریں گے۔ باربی نے یہ بات بہت زور سے کہی اور مجھے ایک مدھم مسکراہٹ بھی دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے میری دلچسپی کو جنم دیا ہے۔ جیسا کہ باربی خفیہ انداز میں مسکرائی اور اپنا فر کوٹ کھینچ لیا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے دیر ہو رہی ہے، آج شام کو آؤ 6 بجے۔ میں نے باربی کے گھر جانے کے امکان کو پسند نہیں کیا۔ مجھے پوری امید تھی کہ ڈیومیڈس کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا جانتی ہے۔ میں نے مجبوراً مسکرا دیا۔ آپ کا ایڈریس کیا ہے؟